नमस्कार आचार्य जी। मेरी स्थिति में जो कठिनाई है वह यह है कि मैं बचपन से ही अपने मम्मी पापा को लड़ते झगड़ते हुए देखता आया हूँ। इस समय मेरी उम्र 49 वर्ष है और मेरे पिताजी की उम्र लगभग 75 वर्ष और मम्मी की 70 वर्ष है। हाल ही में एक घटना घटी जिसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि आज भी इतनी उम्र के बावजूद मेरे माता पिता एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पिछले हफ्ते जो घटना घटी वह मेरे लिए बहुत तकलीफदेह थी। एक छोटी सी बात को लेकर उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरी मम्मी के साथ पिताजी ने मारपीट करनी शुरू कर दी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन पिताजी अपनी जिद पर अड़े रहे और मेरी मम्मी को मारते रहे। मुझे यह देखकर बहुत बुरा लगा तो मैंने पिताजी को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए। यह सब करते हुए मेरा हाथ भी पिताजी पर उठ गया और पिताजी शांत हो गए। लेकिन इस स्थिति के बाद मेरी मम्मी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मेरे लिए बहुत कठिन था। उन्होंने कहा, तुमने पिताजी पर हाथ क्यों उठाया? अब एक सप्ताह से मैं अपने पिताजी से और मम्मी से ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ। वे दोनों मुझसे नाराज हैं और मेरे 2 भाई भी इस मामले में शामिल हो गए हैं। उन्हें भी पता चला और उन्होंने मुझे खूब सुनाया। अब मैं खुद को बहुत दोषी महसूस कर रहा हूँ और समझ नहीं पा रहा कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं। यह पूरी स्थिति मेरे मन में कई सवाल छोड़ गई है। क्या मैंने अपने पिताजी के खिलाफ ऐसा करना सही किया? और यदि मैंने ऐसा किया तो क्या मेरी प्रतिक्रिया सही थी या गलत? क्या यह पुत्र धर्म का उल्लंघन था या क्या मुझे शांत रहकर कुछ और करना चाहिए था? यह सारी बातें मुझे परेशान कर रही हैं। मैं इस बात को लेकर अत्यंत विचलित हूँ कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकलूं और अपने माता पिता से रिश्ते को फिर से सामान्य बना पाऊँ। अब इस प्रकार की समस्याओं के समाधान में कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस स्थिति को देखकर खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम इस संघर्ष का हिस्सा बने हुए हैं? क्या हम रिश्तों को लेकर वही सोच और दृष्टिकोण अपना रहे हैं जो हमें बचपन से ही बताया गया था? क्या हम उन पुराने संबंधों के ढांचे को केवल निभा रहे हैं या हम उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे समाज में हमेशा से यह एक निश्चित रूपरेखा रही है कि पिताजी का अधिकार सर्वोच्च होता है और बेटे को उनके आगे अपनी कोई पहचान नहीं बनानी चाहिए। यह नियम ऐसा है कि अगर पिता ने कुछ किया तो बेटे को उस पर चुप रहना चाहिए और कभी भी अपने पिता से उलझना नहीं चाहिए। यही एक परंपरा है जिसे हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं। इस परंपरा को हम इतने सालों से मानते आए हैं कि हमें यह लगने लगता है कि यह सही है। लेकिन क्या यह सही है? क्या यह हमेशा ही हमारे रिश्तों को संजोने और समझने का तरीका होना चाहिए? आपने कहा कि आपने पिताजी को मारने से रोकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन क्या यह आपके लिए सही था? क्या आपको इस स्थिति से बचने का कोई और तरीका नहीं था? क्या आप सिर्फ इसलिए ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपने रिश्तों के उस ढांचे को तोड़ दिया है जो आपको बताया गया था? शायद आपकी इस परेशानी का कारण यही है कि आप अपने पिताजी से इस प्रकार की उम्मीद करते हैं कि वे एक पवित्र संबंध बनाए रखें जो हमारे समाज में वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन क्या हम इस पवित्रता को समय के साथ बदल सकते हैं? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी भी रिश्ते में नियमों और परंपराओं से बंधे हुए होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते आदर्श हों, लेकिन जब यह आदर्श वास्तविकता से टकराते हैं तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं। क्या हमें रिश्तों को उसी ढांचे में बांधना चाहिए या हमें इन्हें थोड़ा लचीला और समझदारी से देखना चाहिए? रिश्तों के बारे में बात करते हुए हम हमेशा एक विशेष आदर्श या मैनुअल का पालन करते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है? हमें यह समझने की आवश्यकता है कि रिश्ते सिर्फ नियमों और परंपराओं से नहीं बनते, बल्कि हमें अपने अंदर से समझदारी और संवेदनशीलता से काम लेना पड़ता है। कई बार रिश्तों में छोटे छोटे संघर्ष होते हैं और हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए
कि इन संघर्षों का समाधान केवल बातचीत और समझ से ही संभव है। आपके अनुभव को देखें तो आपकी गलती यह नहीं थी कि आपने पिताजी पर हाथ उठाया, बल्कि यह थी कि आपने रिश्तों के उस मैनुअल को तोड़ा। जब आप अपनी भावनाओं के मुताबिक प्रतिक्रिया देते हैं तो कभी कभी सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह गलत हो। यह सिर्फ उस परंपरा का उल्लंघन है जो हमारे समाज ने हमें सिखाई है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कई बार संघर्ष करता है और यह संघर्ष कभी भी तय नहीं होता कि किस दिशा में जाएगा। हमें अपने रिश्तों में ईमानदारी से और बिना किसी डर के बदलाव की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी रिश्ते में बदलाव की कोशिश करते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम किसे प्यार करते हैं, किसे समझते हैं और क्यों ऐसा करते हैं। आपके लिए यह सही कदम हो सकता है कि आप अपने माता पिता से खुलकर बात करें और उन्हें समझाएं कि आपने जो किया वह उनकी भलाई के लिए किया था। अगर आप अपने दिल की बात पूरी ईमानदारी से उन्हें समझा पाते हैं तो शायद वे आपकी स्थिति को समझ सकें, और यदि वे आपके प्रयास को समझते हैं तो रिश्ते को ठीक किया जा सकता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने रिश्तों को लेकर संकोच ना करें, अपने आप को समझें और अपने माता पिता के साथ समझदारी से बातचीत करें। परंपरा और आदर्शों के नाम पर रिश्तों को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि जब मैं छोटा था तो नाटक में खूब हिस्सा लिया करता था। वह समय ऐसा था जब नाटक का सिलसिला हमेशा चलता रहता था और सब कुछ एक नए ढंग से किया जाता था। एक बार हम एक नाटक कर रहे थे जिनमें सारे किरदार मास्क पहने हुए थे। नाटक का नाम ही मास्क था और उसका मुख्य संदेश यह था कि लोग जो दिखाई देते हैं असल में वह नहीं होते। दरअसल मास्क के पीछे एक और मास्क होता है और फिर उस मास्क के पीछे एक और मास्क। इसका मतलब यह था कि असल पहचान कभी सामने नहीं आती, सब कुछ एक झूठी छवि में ढका होता है। जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं उनके बीच अक्सर यह दिखावा और यह छवि की लड़ाई चलती रहती है। मैं नाटक की थीम को समझ रहा था और कास्ट के साथ चर्चा कर रहा था। वहां एक अभिनेत्री थी जो न केवल इस नाटक में अभिनय कर रही थी, बल्कि मुझे उस समय यह भी एहसास हो रहा था कि एक्टिंग के साथ साथ मुझे एक निर्देशक का रोल भी निभाना पड़ता है। किसी ने पूछा, मास्क पहनने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे उस समय लगा कि यह सवाल थोड़ी नासमझी से पूछा गया था। मैंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, अगर दो लोग मास्क पहनते हैं तो वे एक दूसरे को किस भी नहीं कर सकते। इसका जवाब इतना गंभीर था कि शायद वह समझ नहीं पाई, लेकिन मेरे लिए यह एक अहम बात थी। मैंने कहा, जहां तुम होठ से होठ नहीं मिला सकते वहां अंतस से अंतस की बात कैसे होगी? इसका मतलब यह था कि बिना असल पहचान के कोई भी संबंध, किसी भी संवाद, कोई भी सच्ची दोस्ती मुमकिन नहीं है। मुझे याद आता है मेरे दिमाग में बाप बेटे के रिश्ते की बात भी घुमा करती थी जो इस विषय से जुड़ी हुई थी। भारत में यह खास तौर पर देखा जाता है कि बेटे और बाप के बीच एक अजीब सा गहरा अंतर रहता है। बाप बेटे का रिश्ता अक्सर कुछ इस तरह का होता है कि बाप जो कभी अपने बेटे के लिए दोस्त नहीं बन पाता, वह बेटे के लिए एक कड़ा उपदेशक बना रहता है। कभी बेटा बाप से खुलकर नहीं बोलता, कभी बाप बेटे से। इसी सिलसिले में मुझे एक साहित्यिक उदाहरण याद आया जिसे मैंने कहीं पढ़ा था। राग दरबारी में यह कड़ी व्यंग की गई थी। इस किताब में बड़े और छोटे पहलवान का उदाहरण था। इसमें यह दिखाया गया था कि बड़े पहलवान की उम्र बढ़ गई थी और उनका शरीर अब पहले जैसा ताकतवर नहीं था। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें रोजाना छोटे पहलवान से धोने की जरूरत होती थी। यह सब उनके जोड़ों के दर्द के कारण था। लेकिन एक दिन छोटे पहलवान को यह एहसास हुआ कि किसी और ने बड़े पहलवान को धो दिया। जब यह खबर गांव में फैली तो सब ने एक पंचायत बुलाई। छोटे पहलवान को यह दुख था कि किसी और ने उसके बाप को कैसे धोया, क्योंकि उसके लिए तो बाप का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण था। हालांकि पूरे गांव में लोग यही कहते थे कि छोटे पहलवान को हर रोज अपने बाप को धोते हुए देखना आदत बन चुका था, तो किसी दूसरे का इस काम को करना उसे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। इस व्यंग में
यह साफ तौर पर दिखाया गया था कि बेटे और बाप के बीच का रिश्ता कितना जटिल और सीमित होता है। यह रिश्ता उस परिस्थिति में फंस जाता है जहां एक बेटे का किसी और से जुड़ाव एक बाप की डिग्निटी से भी जुड़ा होता है। हमारे समाज में बाप बेटे का रिश्ता, या कहें तो बेटे का बाप से खुलकर बात ना करना, यह कुछ ऐसा है जो बहुत सामान्य है। जब बाप बूढ़ा हो जाता है और बेटा जवान होता है तो वह उसे एक दोस्त की तरह नहीं देख पाता। बाप का एक छवि, एक प्रतिष्ठा होती है जो बेटे के लिए बहुत बड़े सवाल बन जाती है। मसलन जब एक बेटा 20-25 साल का होता है तो बाप अपनी जवानी के सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन अभी वह रात में नहीं पहुंचा होता। ऐसी स्थिति में बाप और बेटे के बीच दोस्ती बन पाती है, लेकिन वही दोस्ती कभी पूरी नहीं हो पाती। इस रिश्ते में एक अजीब सा अवरोध होता है। हमारे समाज में यह रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। अगर आप एक रिश्ते को सच में समझना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि नाम असल में बहुत मायने नहीं रखते। जैसे अगर कोई आदमी किसी दूसरे के लिए एक ट्रेनर या मालिश करने वाला बन जाता है तो वह उसकी पूरी सेहत का ख्याल रखता है, उसे दर्द भी देता है, लेकिन उसे अपमान नहीं लगता। यह पूरी दुनिया इस तरह से रिश्तों को देखती है, जहां नाम से ज्यादा भावना और चेतना का स्थान होता है। अक्सर हम रिश्तों को नाम से पहचानते हैं, बाप, बेटा, भाई, बहन, मामा, ताऊ आदि। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इन रिश्तों के पीछे असल में कौन है? हम लोगों को केवल नाम से पहचानते हैं, पर इन नामों के पीछे असल में क्या होता है? क्या हम इसे समझते हैं? क्या बाप की जिम्मेदारी केवल बाप के नाम पर होती है? क्या बेटे के पास अपना एक हक नहीं होता? हमारे समाज में यह देखा जाता है कि बाप बेटे के बीच की दूरियां और कभी-कभी मामा ताऊ के बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा होती है। यही बात हमारे समाज की मुख्य समस्या है। हमारे रिश्तों में जो सच्चाई है उसे हम नहीं पहचान पाते। हमें यह एहसास नहीं होता कि जो लोग हमारे आसपास हैं वे सिर्फ नाम के नहीं बल्कि असल इंसान हैं। एक बार मैंने देवी जी से कुछ बातें की थी जो उनके पारिवारिक जीवन से जुड़ी थी। वे अपने पति पर बहुत सारी समस्याओं का आरोप लगा रही थी और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उनके पति देव की वजह से हो रहा है। मैंने उनसे पूछा, आप तो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो क्या आपको दिन में घंटी बजने का अनुभव होता है? देवी जी ने हाँ कहा और बताया कि हर दिन कोई ना कोई आता ही रहता है। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेंडर, मेड और कभी कभी कुछ और लोग भी आते हैं। क्या तुम दरवाजा खोलने से पहले ध्यान से देखती हो कि कौन आया है? मैंने पूछा। वह बोली, हाँ बिल्कुल। खासकर दोपहर में जब घर में सन्नाटा सा हो जाता है तो मैं दरवाजे से पहले गौर से देखती हूँ कि कौन खड़ा है, क्या उसके पास कोई चीज है, क्या वह ठीक से पेश आ रहा है या फिर कोई हथियार तो नहीं लेकर आया है। फिर मैंने पूछा, और जब आपके पति देव घर आते हैं तो क्या आप भी उतनी ही सतर्क रहती हैं? वह थोड़ा चुप हो गई, फिर बोली, नहीं, इनको तो मैं बिल्कुल नहीं देखती। ये मेरे लिए कोई नए व्यक्ति नहीं है, सब कुछ तो पहले से ही पता है। मैंने कहा, लेकिन फिर आप तो घर में उन लोगों को भी देखती हैं जिनसे आपका कोई सीधा रिश्ता नहीं है, तो फिर अपने पति के साथ आप यह क्यों नहीं करती? देवी जी थोड़ी देर के लिए चुप रही और फिर बोली, असल में यही तो समस्या है। हम जिनको अपना मानते हैं उन्हें कभी ध्यान से नहीं देखते। पति पत्नी के रिश्ते में बहुत बार हम एक दूसरे को बिना देखे समझते रहते हैं। हमें यह लगने लगता है कि जो सामने है उनका सब कुछ हम पहले से जानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम एक दूसरे को जानने के लिए कभी समय नहीं निकालते। मैंने यह सुनकर कहा, लेकिन जब एक आदमी बाहर जाता है तो क्या आप यह सोचते हैं कि वह ठीक से वापस आएगा? क्या आप यह नहीं चाहती कि घर के अंदर और बाहर का माहौल अच्छा रहे? वह मुस्कुराई और बोली, वो तो ठीक है, लेकिन घर में सब सेटल हो चुका है, सबकी जिम्मेदारी अपनी जगह होती है और हम यही मानते हैं कि जब कोई साथ है तो सब ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पति ने क्या महसूस किया है जब वह घर से बाहर जा रहे होते हैं? मैंने उसे समझाया। इसी तरह से जब बाप और बेटा एक दूसरे से बात नहीं करते तो फिर उन्हें कभी नहीं पता चलता कि दूसरे के दिल में क्या चल रहा है। वह केवल एक दूसरे को देखकर अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। घर में आदर्श रिश्तों की बहुत बात की जाती है, जैसे राम और दशरथ का रिश्ता।
लेकिन असलियत यह है कि हम सब उसी रिश्ते को निभाते हैं जो समाज ने हमें दिया है। बेटा बाप से कभी अपने दिल की बात नहीं करता, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा करने की परंपरा नहीं है। एक बेटे के लिए अपने पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ना या खुलकर बात करना बहुत मुश्किल होता है, और यही बात बाप के लिए भी सही है। मैंने कहा, यहाँ पर एक और पहलू है जिसे समझना जरूरी है। बाप और बेटे के रिश्ते को आदर्श नहीं बल्कि जरा सा बारीकी से देखना चाहिए। एक पिता को किसी बेटे से ज्यादा उम्मीदें होती हैं, लेकिन वह अपने बेटे के साथ कभी भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश नहीं करता, और यही कारण है कि हमारे समाज में बाप बेटे का रिश्ता कभी इतना गहरा नहीं बन पाता। मैंने उसे और भी उदाहरण दिए। तुमने देखा होगा कि जब पत्नी की मौत हो जाती है तो औसतन पुरुष ज्यादा जल्दी मर जाते हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक असंतुलन की ओर इशारा करता है। जब पत्नी जिंदा होती है तो वह पुरुष के जीवन में एक स्थिरता लाती है, लेकिन जैसे ही वह चली जाती है पुरुष पूरी तरह से टूट जाता है। इसके मुकाबले महिलाएं ज्यादा जीवित रहती हैं, क्योंकि उनका जीवन अधिक लचीला होता है और वह छोटी छोटी बातों से संतुष्ट रहती हैं। मैंने और विस्तार से समझाया। यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा है। अगर पत्नी मर जाती है तो औसतन पति सिर्फ 1 से 3 साल और जीता है, लेकिन अगर पति मर जाता है तो औसतन पत्नी 5 से 8 साल और जीती हैं। यह भावनात्मक कारणों से होता है, क्योंकि पुरुषों के पास वह मानसिक समर्थन नहीं होता जो महिलाएं एक दूसरे से पाती हैं। यही कारण है कि महिलाएं लंबे समय तक जीवित रहती हैं और पुरुष जल्दी मर जाते हैं। तब मैंने उससे कहा, देखो, अगर तुमने कभी अपने पिता से बात नहीं की या उनको गले नहीं लगाया तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें यह करना चाहिए। तुम्हें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। समाज में यह माना जाता है कि बेटा बाप के पैर छू सकता है लेकिन गले नहीं लग सकता। लेकिन अब जब तुमने यह समाज के निर्देशिका को तोड़ा है तो मैं कह रहा हूं कि एक बार फिर अपने पिता को गले लगा लो। तुमने पहले उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया और अब उन्हें गले से लगा लो। यह तो सच है कि हम परिवार के भीतर अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करते, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि शायद हमें यह करना चाहिए। मैंने कहा, तुमने सही कहा, रिश्ते सिर्फ नाम नहीं होते। जब हम उन रिश्तों को निभाने के बजाय केवल भूमिका निभाने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी जिज्ञासा और आत्मीयता खत्म हो जाती है। हमें एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए, और यही वह बात है जो हमारे समाज में खोती जा रही है। फिर उसने कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे समझ में आया कि हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और रिश्तों को सही मायने में निभाना चाहिए। मैंने कहा, बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने रिश्तों में वास्तविक भावनाओं को शामिल करना चाहिए। जैसे तुमने कहा, हमारे रिश्ते सेटल हो गए हैं, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि क्या सब कुछ सचमुच सेटल है? क्या तुमने कभी गौर से देखा कि तुमसे जो सबसे करीबी है, क्या उन्हें तुम्हारे साथ वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है? और क्या तुमने कभी खुद से यह पूछा कि क्या तुम उन्हें पूरी तरह से अपना पाए हो? देवी जी ने सिर हिलाया और यह सोचने लगी कि शायद वह जितना मानती है उतना सब कुछ सेटल नहीं है। संशय को हटाना जीवन में स्पष्टता और सच्चाई की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने भीतर या बाहरी दुनिया में संदेह और भ्रम को समाप्त करते हैं, तब सत्य की पहचान और समझ अधिक स्पष्ट होती है। यही सत्य हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन देता है। इसलिए सभी झूठ और भ्रम को हटाकर केवल एक सत्य को स्थान देना हमारी मानसिक शांति और समग्र जीवन की दिशा को सुधारने के लिए आवश्यक है। सत्य ही अंतिम वास्तविकता है जो हमें जीवन के सही उद्देश्य और मार्ग को समझने में मदद करता है। लागे नहीं कहीं ओ नजरिया, लागे नहीं कहीं